नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, प्रतीक्षा का समय, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और जिस सुबह का इंतज़ार था पिछले कई महीनों से या कुछ लोगों को पिछले कई बरसों से, वो इंतज़ार का वक्त बेहद करीब आ चुका है। सिर्फ फासला जो है वो एक रात का है और इस रात की जो सुबह होगी, मशीनें खुलेंगी। अब वो क्या नया मुस्तकबिल होता है देश के सबसे बड़े सूबे का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा इस चुनाव के नतीजों की, परिणाम की पूर्व संध्या पर। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे जिसने प्रभावित किया वो ये कि इतना बड़ा सूबे और एक आप कह सकते हैं जहाँ गर्मी निकाल देने की बात हो, जहाँ पाकिस्तान की बात हो, जहाँ बुलडोज़र चलाने की बात हो, जहाँ बुलडोज़र हर सभा में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों रख रहे हों, ऐसे सूबे में बिना किसी घटना के, बिना किसी तनाव के जो 7 चरण हुए, आप सब इसमें बधाई के पात्र हैं। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हुआ है। और मैं जहाँ तक पिछले 25 सालों से चुनाव उत्तर प्रदेश में कवर कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि सबसे मोस्ट पीसफुल इसको मैं इलेक्शन मानता हूँ। और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है, खासकर मतदाताओं की। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया के ये जो एग्जिट पोल है और अप्रत्याशित परिणाम, 326 तक का अंक सीटें जो बीजेपी को दी गई, वो बेहद अप्रत्याशित थी। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो तापमान है अचानक गर्म हुआ है। आप कह सकते हैं चिंताएं बढ़ी हैं, एंजाइटी लेवल मैं बार बार कह रहा हूँ वो बढ़ा है। वो चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो अमित शाह हों, या जो उम्मीदवार हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को ये लगता होगा कि जो ज़मीनी सच थी, जो ज़मीन पे जो तस्वीर दिख रही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव की, वो इन एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। और मुझे लग रहा है योगी को भी लग रहा होगा जब वो अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ के नीचे देखते होंगे कि जिस सभा में वो जा रहे हैं वहाँ कुर्सियाँ खाली हैं। मोदी जी जिस सभा में जाते होंगे वहाँ कुर्सियाँ खाली जब दिखती होंगी हेलीकॉप्टर से। और ख़ासकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बिजनौर की रैली रद्द करी मौसम का बहाना करके, जहाँ लोग नहीं पहुँच पाए थे, या फिर सहारनपुर की रैली और भी बहुत सी रैलियाँ हैं। इन सब को देखकर योगी जी को एक बार ज़रूर लगता होगा कि क्या इतनी सीटें मुझे मिलने जा रही हैं। वो भी एक एंजाइटी लेवल है। एक नेता सोच रहा है कि क्या हम वाकई हार सकते हैं, और एक नेता सोच रहा है कि वाकई इतनी बड़ी जीत मिलने वाली है। और शायद इसीलिए ये जो एंजाइटी लेवल बढ़ी है, जिसमें सारे गोदी मीडिया चैनल्स का मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्कीम ऑफ थिंग्स है। बहरहाल नतीजे बताएंगे, लेकिन उन नतीजों से पहले जो आज माहौल है उत्तर प्रदेश में वो ये है कि जगह जगह पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई, खासकर जहां मशीनें रखी गई हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही बेचैन हैं और उनको लगता है, खासकर जिस तरह से बनारस में ईवीएम की मशीनें पकड़ी गई, जिन बाद में कहा गया कि वो ट्रेनिंग की मशीनें थी, लेकिन जिस तरह से उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और जिस तरह से ईवीएम से भरा ट्रक छोड़कर अधिकारी चले गए, ये एक सवालिया निशान है पूरी व्यवस्था पर। और आज हमने देखा कि कई जगह नौबत आ गई है जहाँ पर फ्लैग मार्च भी हो सकता है। खासकर अमरोहा है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, ये जो सेंसिटिव प्रदेश हैं। और मैं चाहूँगा कि कल नतीजा जो भी हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से सब कुछ सकुशल बीता है इन 7 चरणों में, मतदान की जो ये मतगणना है, नतीजा जो भी हो, हारे कोई जीते कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान सबकी कीमती है। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि नतीजा जो भी हो, मैं आपका ध्यान कुछ चीज़ों की तरफ ले जाना चाहता हूँ, कुछ तथ्यों की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि कल का नतीजा जब आपके सामने आए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे,
और फैसला जिस तरफ भी जा रहा हो, कुछ तथ्यों को मत भूलिएगा। और ये जो तथ्य हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो जमीनी सच है उत्तर प्रदेश का, इस जमीनी सच को नहीं भूलना है आपको, क्योंकि यही जमीनी सच हमको देखना है। सबसे बड़ा पैमाना है कि ये जमीनी सच मशीनों में जो भाग्य बंद है और मशीनों से जो फैसला निकलता है, ये जमीन का सच इस मशीन के फैसले से मेल खाता है कि नहीं खाता है। और इसलिए मैं कुछ चीजें रिकैप करके, रिवाइंड करके इन 1.5 महीने की आपको याद दिलाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं पिछले 25 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लगातार कवर कर रहा हूँ। कभी दैनिक जागरण के लिए, कभी पायनियर के लिए, कभी आज तक जैसे न्यूज़ चैनल के लिए, इंडिया टुडे ग्रुप के लिए। मैंने हर चुनाव कवर किए और मैंने पहली बार ऐसा देखा, पहली बार एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर मैंने पहली बार देखा है कि चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, फॉर द फर्स्ट टाइम जो सिटिंग एमएलएस हैं, प्रचंड बहुमत के जो विधायक हैं भाजपा के, उनको जिस तरह खदेड़ा गया, भगाया गया, ये जो दृश्य थे, ये अभूतपूर्व दृश्य थे, ये तारीखी मंजर थे जो हमने पहले नहीं देखे थे। एकाध घटनाएं हो सकती, लेकिन हमने देखा केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है, जो योगी के सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं, सिराथू में जब वो अपनी कंस्टिट्युएंसी में गए, लोगों ने उनको घेर लिया और एक खदेड़ने जैसी स्थिति थी। और मैंने ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करी कि अगर उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होती तो उस दिन मौर्य साहब के साथ कुछ भी हो सकता था। ये गुस्सा था लोगों का। हमने विक्रम सैनी को देखा मुजफ्फरनगर में, वो जब अपने खतौली के क्षेत्र में गए, वो भी दौड़ाए गए। वो जो गनर, वो जो सिक्योरिटी अगर उनके साथ नहीं होती, कुछ भी हो सकता था। वो चाहे श्रीकांत शर्मा हो मथुरा में, ऐसे असंख्य एमएलए में बता सकता हूं, गिना सकता हूं, इटावा में, बहराइच में, सीतापुर में। और हमने वो दृश्य देखा कि जब वोट डालने के लिए इस देश का गृह राज्य मंत्री जब वोट डालने के लिए लखीमपुर से अपने घर से निकला, इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था और इतनी सिक्योरिटी थी कि मुझे लगा कि ये लश्कर लेके वो कहीं चीन की सीमा पर जा रहे हैं। ये मंजर क्या दिखाता है? ये मंजर क्या जाहिर करता है? क्या ऐसे मंजर के बीच ये जो एग्जिट पोल 300 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, क्या ऐसा आपको लगता है कि जो ज़मीनी सच है और जो एग्जिट पोल है, क्या वो सच हो सकता है? ये नतीजे के समय इस मंजर को याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बीच इस मंजर को भी याद रखिएगा। और ये मंजर है 7 दिसंबर का। ये 7 दिसंबर की रैली मेरठ की, जिसको कहा गया कि 15 साल में ऐसी रैली नहीं हुई मेरठ में। जयंत चौधरी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, ये जो जबरदस्त रैली थी, जहां भीड़ ही भीड़ थी। ऐसी रैलियां 2014 में, 2017 में मोदी जी की भी नहीं थी। इतना जज्बा, इतनी दीवानगी वो नहीं देखने को मिली। और दूसरी तरफ इन रैलियों के साथ इन खाली कुर्सियों पर निगाह जरूर डालिएगा, जिसमें से कुछ रैलियां मोदी जी की थी, कुछ रैलियां केशव प्रसाद मौर्य की थी, कुछ रैलियां जेपी नड्डा की थी, कुछ योगी की थी। इन खाली कुर्सियों पर भी जरूर गौर करिएगा जब आप नतीजे देख रहे हो कि क्या जमीनी सच नतीजों से मेल खा रहा है। यही परख है। दोस्तों, मैं कोविड की बदहाली की बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे कई नज़दीकी रिश्तेदार मैंने देखा है उनको तड़पते हुए, और मैं वो इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहता हूँ। जिस तरह से लखनऊ में भैंसाकुंड की शमशान घाट पर जिस तरह से चिताएं एक साथ जलती रहीं और उन चिताओं को ढकने के लिए कैमरे से
दीवारें खड़ी करी गई। वो दृश्य मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो जो बदहाली थी अभूतपूर्व थी। हर गली ने, हर कस्बे ने, हर गांव ने, हर घर ने किसी न किसी नातेदार को खोया था, और इसलिए उस बदहाली को हमें याद नहीं करना है। हमें तो दोस्तों महंगाई को भी याद नहीं करना, लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करने जा रहा हूं, उस कानून व्यवस्था की जिसकी वानगी हमने मोदी जी के मुंह से सुनी, जिसकी वानगी हमने योगी जी की जुबान से सुनी घूम घूम कर, कि ऐसी कानून व्यवस्था कहीं नहीं थी। और इस कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश ने प्रचंड बहुमत एग्जिट पोल में या किसी भी पोल में योगी जी को दिया। हकीकत यह था कि ये जो कानून व्यवस्था थी, इसमें एक समुदाय को टारगेट करके, वो चाहे उनके अपराधी हों, चाहे उस समुदाय के माफिया हों, उनके घर गिराए जा रहे थे। वो मुख्तार अंसारी हो सकते हैं जो पोस्टर बॉय बने, वो अतीक अहमद हो सकते हैं। अतीक अहमद पर, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके हथेली पर खून की छींटें हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन हथेलियों पर सैकड़ों खून के छींटे थे, वो जो माफिया थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उन माफियाओं ने हेलीकॉप्टर खरीदे, उन माफियाओं ने क्रिकेट खेला फरारी के तौर पे। जब उन पर, उनके सर पर इनाम था 25,000 रुपए का, वो माफिया क्रिकेट खेल रहे थे, और वो माफिया काफिला लेके चल रहे थे मिर्जापुर में, और हर ठेके को, चाहे वो खनन का ठेका हो, बालू का ठेका हो, रेत का, वो लूट रहे थे बंदूक की नोक पर। कानून व्यवस्था ये थी। कानून व्यवस्था जहां अजीत सिंह ब्लॉक प्रमुख को गोलियों से छलनी किया गया गोमती नगर में, योगी के नाक के नीचे, और जिसमें धनंजय सिंह नामजद हुए, इनाम रखा गया, वो धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं जनता दल यूनाइटेड से, बीजेपी के अलाई पार्टनर से। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनती हैं योगी सरकार की सहायता से। इस ज़मीनी सच को याद रखिएगा, इस ज़मीनी सच को याद रखिएगा नतीजे देखते समय। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत गांधी के इस मुल्क में कानून व्यवस्था की जो व्याख्या की गई, जिसे कहा गया सबसे बेहतर, दरअसल वहां हत्याएं भी हो रही थीं, हाथरस और सेंगर के हाथों किए गए बलात्कार भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वहां कस्टोडियल डेथ्स हो रही थी। उसको कानून व्यवस्था में नहीं गिना गया। कानून व्यवस्था में सिर्फ गांधी के इस मुल्क में एक समुदाय के लोगों को गिना गया, जिनको ठोक ठोक कर या तो मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, या जेल में डाला गया, और उनके विरोधियों को खुली छूट दी गई आगे बढ़ने की। इस कानून व्यवस्था को जरूर याद रखिए, जिसकी मैंने आपको एक झलक दिखाई। अब दोस्तों, कौन उम्मीदवार जीतता है, कौन हारता है, इस पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहता, ना ही ईवीएम पे, ना ही किसी मशीन पे, ना ही प्रक्रिया पे, प्रोसेस पर, जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आए। लेकिन एक तथ्य हमेशा संज्ञान में रखिएगा, जहन में रखिएगा रिजल्ट्स देखते समय, कि किस तरह से बहुत ही बारीकी के साथ, सोफिस्टिकेशन के साथ चुन चुन के कुछ खास समुदाय के वोट कम किए गए, वोट काटे गए। और जब लोग मतदान केंद्र गए तो पता लगा कि वोटर आईडी कार्ड तो है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। प्रमाण देखिए और याद रखिएगा कि किस तरह से वोट काटे गए। अब इसका स्केल क्या है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस प्रमाण को ज़रूर याद रखिएगा कि अगर कोई जीत रहा है तो इसके बावजूद जीत रहा है, अगर कोई हार रहा है तो इसके बावजूद हार रहा है। ये जरूर याद रखिएगा। बताइए क्या समस्या है आपकी? ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर? अब ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं, डाला नहीं है। हाँ, इन्होंने हर बूथ से यादव और मुसलमान बिरादरी के 100 से 50 वोट हर बूथ से कम कर दिया है जी। कहीं कहीं ये संख्या 250 से 300 भी, जो बड़े गांव हैं यादवों के, वहाँ 250-300 भी है। और किस आधार पे काटा है?
यादव और मुसलमान गांव एकदम वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं डाला है, कोई आधार कौन सा है? तो ओवरऑल कंस्टिट्यूंसी पे क्या फर्क पड़ रहा है? ओवरऑल कंस्टिट्यूंसी में 20 से 25,000 वोट उन्होंने कम किए हैं। तो अभी तमाम लोगों के नाम भी है उसमें। हमारे पास दर्जनों ऐसे गांव हैं कि जहां लोग हैं, उनके पास वोटर आईडी है, और जब वो जा रहे हैं वोट देने के लिए तो वहां डिलीटेड है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ लक्षण आपको बताए, चंद लक्षण। मैं कम से कम आपको 1 दर्जन गंभीर लक्षण बता सकता हूं इस चुनाव का, कि हमने ज़मीन में क्या लक्षण देखे, क्या सिम्टम्स हमने देखे, जहां हमें हार जीत का अक्स दिख रहा था, तस्वीर दिख रही थी। उसका मैंने थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाई है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। डिटेल में मैं तभी जाऊँगा जब मुकम्मल नतीजे सामने होंगे, तब मैं जाऊँगा, तब उसकी मैं एनालिसिस करूँगा, डाइसेक्ट करूँगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये तथ्य जो मैंने आपको बताए, ये अगर मशीनों में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नतीजों में, अब आप कह सकते हैं ऑल इज़ वेल। और अगर इसके उलट कुछ ज़बरदस्त उछाल दिख रहा है, कुछ ऐसे नतीजे दिख रहे हैं जो ज़मीन से नहीं मेल खाते, तो आप मेरे वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। आज बस इतना ही, और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि हम चाहते हैं कि जो 7 चरण के जिस तरह से चुनाव हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हुए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस, शांतिपूर्ण ढंग से कोई घटना अप्रिय नहीं हुई। और उसी तरह से हम चाहते हैं कि मतगणना के बाद जो भी नतीजे आएँ, लोग संयम रखें संविधान में, लोग संयम रखें, विश्वास रखें लोकतंत्र में। और मैं फिर कहूँगा कि एंजाइटी लेवल बिल्कुल भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो नतीजा है लोगों का नतीजा है। अगर कोई गड़बड़ है, अगर कोई आपको इसमें ऐसा दिखता है कि नतीजों में कोई स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, वो अलग बात है। उसको मैंने ज़रूर कहा है, आपसे बार बार कहा है कि मैं उसको ज़रूर उसकी पड़ताल करूँगा। लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट ज़मीनी हकीकत के साथ मेल खाते दिखते हैं तो एंजॉय करिए। और एंजाइटी लेवल चाहे जीत हो चाहे हार हो, किसी भी सूरत में आपको बढ़ाना नहीं है, संयम रखना है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी होगा नतीजा आएगा बेहतर ही आएगा। तो बस इसी के साथ आज के लिए मुझे विदा लेने दीजिए, नमस्कार कहने दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए। हम लोग आगे मिलते रहेंगे। बहुत से मुद्दे देश के हैं, मैं आपको पल पल की तो नहीं, लेकिन हाँ दिन भर की जानकारी ज़रूर देता रहूँगा। और ख़ासकर वो जानकारियाँ जो गोदी मीडिया जिसको बताने से, जाहिर करने से कतराती है। तो दोस्तों, नमस्कार।